बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सगीरुद्दीन। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। नाज़रीन, पैगाम टीवी में हमारा सिलसिला अमेज़ॉन का आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स जो हैं इस वक्त नशर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट के हवाले से। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट आपने किस तरीके से बाय करनी है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको सेल किस तरीके से करना है। आज का जो टॉपिक है वो इसकी एक सीढ़ी है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया है, एक प्रोडक्ट को आपने रिसर्च कर लिया है और आपने देखा कि वो प्रोडक्ट बड़ी ही ज़बरदस्त है और बहुत पॉपुलर है और आपके सक्सेस के चांसेस हैं उसमें, तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सोर्सेज का, कि उसको सोर्स किस तरीके से करना है। वो प्रोडक्ट किस रीजन की है, क्या वो चाइना की है, क्या वो पाकिस्तान की है, या दोनों में है। तो आपने रिसर्च किस तरीके से करनी है कि उस प्रोडक्ट को कितनी आसानी के साथ बनाया जा सकता है, कहाँ से हम सोर्स करें, किस कंट्री से हम सोर्स करें, उसके मीडियम्स क्या क्या हैं। तो आज का प्रोग्राम इस टॉपिक पे होगा और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब देगा। तो हमारे पहले प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लेके आए थे तैमूर बामज़ई साहब, आज हमारे साथ फिर तशरीफ़ फरमा है। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तैमूर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तैमूर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोर्सिंग पे है। देखिए, अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें हमने अपना काम शुरू करना है तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली रिसर्च की ज़रूरत है। हम जब रिसर्च कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, उसके बाद हमने देखना होता है कि ये प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट देगी अगर उसकी अच्छी सोर्सिंग होगी। तो अच्छी सोर्सिंग के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरीके से अच्छी सोर्सिंग को हम एनालाइज करें और फाइंड करें कि कहाँ से हम बेहतर सोर्सिंग कर सकते हैं? सोर्सिंग जो है ये इसको बैकबोन समझा जाता है बिज़नेस का, कि हम जितनी अच्छी सोर्स कर लेंगे एक प्रोडक्ट को, या जहाँ से बनवा लेंगे या मैन्युफैक्चर कर लेंगे जिसमें मार्जिन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो उतना अच्छा हम मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं। जिसमें लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी या लो कॉस्ट होगी और पहुंच ऑब्वियसली अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट है, पहले हमारा जो क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट का, जो हंटिंग का, जो उसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है, जिनमें से दो बातें मेन जो होती हैं वो होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन में कम हो और सेल्स में ज़्यादा हो। ठीक है। तो हम ये दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कंपटीशन में कम हो। उसका तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हम करेंगे, हम वो करते हैं, वो एक पूरी डिटेल एनालिसिस होती है। ठीक है। तो अब उस लिहाज से जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है, अब हम उसको हंट करने के लिए सोचते हैं। हम ये यहाँ से नहीं स्टार्ट करते कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में हम अगर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम सोचें कि यही प्रोडक्ट हम लॉन्च कर देंगे, ऐसे हम नहीं सोचते। हम प्रोडक्ट हंट करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बनता है। ऑब्वियसली ये तो स्टेप बाय स्टेप है ना, कि सबसे पहले हमने देखनी है कि हमने प्रोडक्ट सेल कौन सी करनी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, ज़रूरी नहीं कि हम देखें कि ये पाकिस्तान में चल रही है या ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है। इसमें एक बड़ी अच्छी फ्रेज़ मशहूर है कि जब भी आप बिजनेस करें, जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, उस बिजनेस में आपने इमोशंस नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी दुनिया को लग रही है। सो दैट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट और रिसर्च इट, टू हंट अ गुड प्रोडक्ट, एंड द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द सोर्स। ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान में ये सोर्सेज चाइना में और पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में देखने के लिए क्या किन किन चीज़ों जी पाकिस्तान में हम जब देखते हैं तो प्रोडक्ट्स का, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के लिए, और उनका क्राइटेरिया जो अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के ऊपर जो बात होती है वो कुछ मीट करते हैं। जो आप ट्रेन का आपने कि वो इतने ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड का लफ्ज़ आपने यूज़ किया। ये देखें, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरर है और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या रीज़न होगी कि क्यों वो ट्रेंड नहीं है? क्या वो डिफरेंट उसकी एक्सपोर्ट एक अलग चीज़ है, एक्सपोर्ट तो होती है, लेकिन जब हम ई कॉमर्स या मार्केट प्लेस के ऊपर अमेज़ॉन या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे होते हैं
तो कुछ उनका भी क्राइटेरिया होता है और वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। जो दूसरी एक्सपोर्ट्स होती हैं उसमें थोड़ा सा हल्का भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिव्यूज़ का आपको पता है कि मसला होता है कि आपको फ़ौरन अगर आपका कोई प्रोडक्ट गलत हो गया है या वो उस क्राइटेरिया पे नहीं है तो आपको बैड रिव्यू आ जाता बस है। ये अब आपने पॉइंट की बात की है जो मेरे जहन में आ रहा था कि वहाँ पे ये थोड़े से एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है और वो आप उनसे बाय करते हैं, तो अगर कोई नक्स उसमें निकल आता है, कोई फॉल्ट निकल आता है, तो मोस्ट लाइकली ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो आपकी प्रोडक्ट को रिफंड नहीं रिफंड करता। करता। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कमिटमेंट का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। वो ये है कि हम लोग शुरू से ही इस चीज़ के आदी होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 10 बजे पहुँचना है तो हम वैसे ही कह देंगे 9 बजे मैं बस पहुँच गया। तो यहाँ पे जो बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग में भी यही होता है कि जो लीड टाइम है वो बड़ा इम्पोर्टेंस प्ले करता है कि आपका वहाँ पे कितना माल हो रहा है, कितना बिक रहा है, और आपको यहाँ पे आपकी टाइमिंग के ऊपर प्रोडक्ट आपका पहुँचना चाहिए, ये चीज़ है। और दूसरा जो शिपमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होती है ऑब्वियसली पाकिस्तान से, तो शिपमेंट प्रॉब्लम्स भी होते हैं और वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, कोई चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ कम होती हैं। तो सोर्स को हम एनालाइज कैसे करते हैं कि किस कंट्री में ये चीज़ बेहतर मिलती है? कि इसके भी कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम जी जी पता जी, चलाते इसके भी टूल्स होते हैं। और हम जो है मेन इसकी बहुत बड़ी वेबसाइट है alibaba.com और 1688 जो है वो चाइनीज़ ज़बान में है, और जो alibaba.com है वो इंग्लिश ज़बान में है। तो वहाँ पे ये होता है कि फैक्ट्रीज़ जो होती हैं उनके अकाउंट्स बने हुए होते हैं। पाकिस्तानी फैक्ट्रीज के भी वहाँ पे हाँ, पाकिस्तानी फैक्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, या ज़्यादातर जो होती हैं वो तो चाइनीज़ चाइनीज़ फैक्ट्रीज़। फैक्ट्री। तो हम सोर्स तो हमें तो प्रोडक्ट ज़्यादा जो अमेज़ॉन के ऊपर बेचा जा रहा है वो चाइना ही का प्रोडक्ट बेचा जा रहा ठीक है, है। या ताइवान से बेचा जा रहा है, या कोई टर्किश प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अलीबाबा के ऊपर जो इंटरनेशनली सेल कर रहे होते हैं उनके अकाउंट्स बने हुए होते हैं जो अमेज़ॉन से रिलेटेड सेल करते हैं। तो हम उधर जो है अपना अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे हम एक सर्चिंग मेथड्स होते हैं, जिस तरह क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का होता है, इस तरह क्राइटेरिया जो है वो एक फैक्ट्री हंट का, मैन्युफैक्चरिंग हंट का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर हंट का। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी अगर हम मैन्युफैक्चरर हंट देखते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, किसी की प्राइस ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो ये किस तरीके से हम अंदाज़ा लगाएं कि हम किस मैन्युफैक्चरर को टारगेट सही। अब इसमें ये होता है कि हम पहले तो ये देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका वहाँ पे भी रिव्यू सिस्टम होता है कि ये वाला जो मैन्युफैक्चरर है ये उनका अच्छा गोल्ड मेंबर है ये इनका किस कैटेगरी का जो मैन्युफैक्चरर है, ये चीज़ें देखते हैं। फिर हम उनकी सेल्स भी दिखाई दे रही होती हैं कि इस जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितनी सेल्स जनरेट किया है लास्ट मंथ में या 6 मंथ्स में या 1 ईयर में। तो हम ये भी क्राइटेरिया में शुमार करते हैं कि ये इसकी कितनी सेल्स आ रही है। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं रिस्पॉन्स टाइम। हम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को जो है अपनी कोटेशन जो है एक क्राइटेरिया बना के एक RFQ जो है हम सबमिट करते हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो सेम प्रोडक्ट की हैं, आप एक RFQ जैसे कहते हैं हम, वो RFQ किसके एब्रिविएशन? वो ये होता है कि हम इकट्ठी जो है एक ही बनाते हैं हम जो क्राइटेरिया। अच्छा, ये आपने RFQ बताया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है हम मल्टीपल कंपनीज को भेज देते हैं, मल्टीपल कंपनीज को भेजते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन हमें जो है टाइमली रिस्पॉन्स करता है। जो ये भी देखा जाता है, जो टाइमली अभी हमें रिस्पॉन्स करेगा तो इसका मतलब है कि उनकी टीम ज़्यादा अच्छी है, वो बाद में भी हमें ज़्यादा चांसेस है कि टाइमली जो है प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड भी करेगा और बाकी चीज़ें भी वो एफिशिएंट है। तो आपने बताया पहला स्टेप जो पहली सीढ़ी है उसको मापने की। ये फिर उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है थोड़े प्रोडक्ट्स मंगवा रहे होते हैं शुरू में अक्सर टेस्टिंग के लिए,
तो हम ये कहते हैं कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 500 यूनिट्स चाहिए बनवाने, हमने पूरा कंटेनर नहीं बनवाना, तो 500 चाहिए, तो अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखना है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट होती हैं मिनिमम आप जितना ऑर्डर करते हैं। मतलब 500 के ऊपर अगर वो आपको सपोज़ $2 की चीज़ बेच रहे हैं, तो मे बी आप 10,000 यूनिट बनवाएं तो वो आपको वही चीज़ $1.20 ठीक है, की वो सेंड उतना करें। डिस्काउंट कर तो देंगे, ये आपको चीज़ें less भी कर हम जो है चेक करते हैं। तो फिर हम जब RFQ सेंड करते हैं तो फिर हमें लोग जो हैं वो खुद ही अपने कोटेशंस देते हैं कि हम ये प्रोडक्ट इस तरह देंगे, इसकी ये क्राइटेरिया है या ये इस प्रोडक्ट का मटेरियल है, वो डिफरेंट जो है, और अपने हर कोई अपनी प्राइस कोट करेंगे, ठीक कोई है। ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा। फिर आ जाती हैं बारगेनिंग स्किल्स। अच्छा, ये सबसे पहले तो उन्होंने कोटेशन आपको सेंड कर दी, जी आपने 3 कंपनीज को सेंड किया, तीनों कंपनी ने आपको कोटेशन सेंड कर दिया और मैन्युफैक्चरर से सेम टाइप की प्रोडक्ट है, उसमें भी रीसेलर्स या ड्रॉप शिपर्स हैं होलसेलिंग ये जो Wholesaling में। जो अलीबाबा के ऊपर जो अलीबाबा के ऊपर जी। जो होलसेलर्स हैं, क्या उनमें भी यही प्रोडक्ट कोई ऐसा होता है कि ये जो सेलर है वो दूसरी कंपनी से लेके तो आपको दे बिल्कुल रहा है ऐसे भी होता और है, बीच में एज एन इंडेंटर काम कर रहा है? बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे होता है। उनकी कंपनीज बनी हुई हैं जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्ट को सोर्स करके डिफरेंट फैक्ट्री से, और वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अक्सर कि हम इसी फैक्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रिटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन उनको भी फिर हम डिफरेंट जो है तरीक़ों से जज करने की कोशिश करते हैं। वो भी इस तरह ये होता है कि हम फैक्ट्री के जो है एग्जैक्ट जो है हम एड्रेसेस मालूम करते हैं, हम उधर भी अच्छा, हाँ फैक्ट्री के हाँ एग्जैक्ट एड्रेस मालूम करें, ऑब्वियसली उसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा ना उस बंदे का। बिल्कुल उसका भी होगा, उसकी कंपनीज को देखते हैं, फिर हम उनको 2-3 सोर्स से कॉल्स करके देखते हैं, बात करके देखते हैं, तो हम इस तरह से एनालाइज करते हैं। फिर अक्सर हम ये भी कह देते हैं कि अच्छा हमें फैक्ट्री विज़िट कराओ, हमें आजकल जिस तरह आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है, तो हम कहते हैं हमें फैक्ट्री विज़िट कराओ। अब एक जो है ये इस तरह का होलसेलर अगर शंघाई में बैठा है और हम बनवा रहे किसी और जगह से हैं, किसी और सिटी से, तो ऑब्वियसली वो फैक्ट्री पे इतना जल्दी नहीं पहुंच सकेगा। हाँ। तो ये जो एक फैक्टर होता है वो कहते हैं हाँ अच्छा, ठीक है, पता लग जाता है हमें। ठीक है, वो उसी वक्त आप उन्हें दे देते हाँ हैं? भाई, हमें आज के दिन जो है आप हमें फैक्ट्री विजिट करा दो, दिखा दो कि भाई आप ये कितनी क्या चीज़ टाइम डिसाइड करें, वो ये चीज़ है। तो ये चीज़ें भी देखते हैं। ये एक पूरी स्किल है कि आपने फाइंड बंदे को, देखिए पहले तो आपने फाइंड की है प्रोडक्ट, ये एक बहुत बड़ी स्किल है बिल्कुल कि सही प्रोडक्ट कौन सी है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी इसमें स्किल्स की ज़रूरत है आपको। तो बिल्कुल इसमें काफ़ी स्किल्स यूज़ तो होते इसको हैं। आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं स्किल? बिल्कुल इसके आउटसोर्स भी कर सकते हैं, इसकी एजेंसीज़ भी अब बनना स्टार्ट हो गई हैं, लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में काम कर रहे होते हैं, वो मिल के बना के छोटी छोटी एजेंसीज़ बनाई हुई होती हैं। लेकिन रिलायबिलिटी और ये इस चीज़ों का ट्रस्ट लेवल का थोड़ा सा फ़र्क होता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ की कर रहे हैं, वो आपको सोर्स करके भी देते हैं। चाइनीज़ अपने खुद भी वहाँ पे आपको सोर्स करके दे देते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको, 2 प्रोडक्ट आपने इकट्ठे मिलाने हैं, ऐसे भी होता है कि आप बंडल बना रहे होते हैं, किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो वो एक फैक्ट्री कहीं पे होती है, दूसरी फैक्ट्री कहीं पे होती है, तो वो दोनों को एक जगह होना, ये चीज़ भी ठीक है। आपने RFQ भेज दिया, उसके बाद आपने MOQ उनसे पूछ लिया, अब उसके बाद कौन सा स्टेप? अच्छा, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स आए और हमने प्राइसेस देखी। अब प्राइस के ऊपर बारगेन स्टार्ट हो गई। चाइना में भी बारगेन होती है और हमने डिफरेंट जो है मटेरियल्स के ऊपर, वो डिफरेंट मेथड्स के ऊपर हमने उनको जो है अपनी प्राइस टारगेटेड, हमने एक प्राइस बनाई हुई होती है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि अमेज़ॉन की कॉस्ट जो फ़ीस है वो हमें इतनी पड़ेगी, भेजने में इतनी पड़ेगी, कॉस्ट होगी, प्लस प्रोडक्ट हमें इतने का पड़ेगा, और हमारा टारगेट जो मिनिमम होता है, जो अक्सर लोगों का ज़्यादातर, वो ये होता है कि 25, 30 या 35% मार्जिन हमें प्रॉफिट बचे। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जो आपने कहा कि प्राइस को देखना पड़ेगा कि प्राइस किसकी बेहतर है, इस प्राइस के लिए कोई ऐसा रिसोर्स भी यूज़ हो सकता है कि जो प्राइस रखते हैं वो प्राइस इतनी डिफरेंट रखें कि 10 रुपए की चीज़ जो है वो 5 रुपए तक भी बार्गेनिंग के साथ आ जाए?
ये अब अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई बीच में एजेंट है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्राइस नहीं गिरवा सकेंगे उससे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से बात कर रहे हैं, ज़्यादा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और वो आपके साथ डीलिंग में आ रहा है, उसको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली ये जो कस्टमर है ये बार बार ख़रीदेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप ये ट्रस्ट देने के ऊपर उसके ऊपर हो जाते हैं, तो वो फिर प्राइस काफ़ी डिफरेंस होता है प्राइस का। मतलब $10 की चीज़ जो है वो 5 की तो नहीं है, लेकिन 6-7 के ऊपर कुछ आ जाती हैं, कुछ 10 की 9 पे आ जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर और फैक्ट्री के ऊपर कि वो क्या कोट कर रहे हैं। तो उनको फिर जो है प्राइस कम कराने के भी बहुत सारे, जिस तरह ये भी स्किल्स में ही शुमार होता है। अच्छा, कि किस तरह ये प्राइस कम करवाने की स्किल का मैं अभी आपसे पूछता हूँ। एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरीके से होती है। एक ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, प्रोडक्ट हमने सिलेक्शन कर ली है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर को अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये कॉस्ट ठीक है कि नहीं ठीक, कितने लोगों के पास हम जाके और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो ठीक है कि नहीं। एटलीस्ट हम इसके लिए जो है 3 से 4 जो है फैक्ट्रीज़ जो हैं हम ज़रूर इन लाइन करते हैं, क्योंकि होता ये है कि हम जब प्राइस बारगेन कर रहे होते हैं या 5 के साथ हम करेंगे तो बारगेन कर रहे होते हैं, कुछ बीच में से स्किप कर जाएंगी, किसी के साथ नहीं बनेगा, तो फाइनली 1-2 ऐसी बचेंगी जिनके साथ हम करेंगे जो फाइनल डील के ऊपर जाएंगे। तो प्राइस हम फिर उसको रिड्यूस कराने की कोशिश करते हैं उसमें कि भाई हमें प्राइस कम कर दो, हम लेटर ज़्यादा मंगवाएंगे। अच्छा, लोअर क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, या हम फिर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट भी पुट करके देखते हैं कि ये 500 के ऊपर क्या ऑफ़र कर रहा है, 10,000 के ऊपर क्या कर रहा है। तो अगर 10,000 के ऊपर कम कर रहा है तो फिर हमें वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या प्राइसेस जो हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होंगी। फिर मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहा है, वो आया वही मटेरियल यूज़ करके दूसरा बंदा जो है वो कम प्राइस दे रहा है, कुछ कम प्राइस दे रहे होंगे लेकिन मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये आपको कोई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है इस हवाले से कि आपने देखनी है कि एक सेलर जो है वो अमेज़ॉन पे एक चीज़ को सेल कर रहा है एक्स अमाउंट से, और जब आप अलीबाबा पे आते हैं या अली एक्सप्रेस पे आते हैं तो उस वक्त वो कॉस्ट बहुत ही डिक्रीज़ हो चुकी होती है। तो आप इवेल्यूएट जब करते हैं कि मैंने ये प्राइस को ख़रीदा है, मैंने इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे ख़रीदा है, और जब आप अपनी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, अपनी कॉस्ट ऐड करते हैं, पैकिंग की कॉस्ट करते हैं सारी, और वो जब उससे बढ़ जाती है कॉस्ट, तो ऑब्वियसली आप तो उसको रिजेक्ट कर देंगे ना, वो जो मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल, अगर हमारा मार्जिन कम आ रहा है, मार्जिन अगर आपका हमारा कम आ रहा है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है, बाकी कॉस्ट है। तो ये हर सूरत में हमें अपनी कॉस्ट को डिक्रीज़ करना पड़ता है अपने कंपेटिटर से, या कि अबव भी लेके जा सकते हैं? अबव भी लेके जा सकते हैं कि अगर ये है कि कंपटीटर जो है वो ज़्यादा मार्जिन में सेल कर रहा है ऑब्वियसली, तो तब फिर हम थोड़ा बहुत डिफरेंस शुरू में तो आएगा, हम वो बियर कर रहे होते हैं मगर शुरू ये में। भी हो सकता है कि अगर मैन्युफैक्चरर आपका बहुत ही कम रेटिंग का है, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, हाँ, तो फिर आप उसको ज़्यादा करके भी सेल कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हमारा टारगेट जो सेलिंग प्राइस का होता है वो ये होता है कि हम मार्केट को compete कर सकें, प्राइस ऐसी ना हो कि जिससे हम अपने कंपटीटर को compete ना कर सकें। और हम ये भी करते हैं कि हम एक्चुअल जो उस तरह के हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं उनका भी मंगवा कर, ऑर्डर करवा कर, प्लेस करके उसको भी एनालाइज करते हैं उस प्रोडक्ट को, जब हम कोटेशन दे रहे होते हैं, ताकि हम जब कोटेशन दें तो हम हमें प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, सो दैट हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें कि ये हमारा क्राइटेरिया और इस क्राइटेरिया के ऊपर हमारी क्या प्राइस बन रही है। और रेटिंग भी डिपेंड करती है, उनसे कम्युनिकेशन भी डिपेंड करती है, जो हमने कम्युनिकेशन करनी है मैन्युफैक्चरर से। बिल्कुल। अब इसमें कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ। कि हम जब पाकिस्तान से उनको उनके ऊपर IP आ रहा होता है, एड्रेस आ रहा होता है, पता चल रहा है, फ्लैग भी आ रहा होता है, फ्लैग आ रहा था कि पाकिस्तान से कांटेक्ट करें, तो वो रिस्पांस हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं देते। इसकी क्या वजह? हालांकि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है,
बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि पाकिस्तान की पहले इतनी ज़्यादा डीलिंग आई थिंक सो अमेज़ॉन से हवाले से जो अलीबाबा पे बैठे हैं या 1688 पे बैठे हैं, तो इतनी ज़्यादा डीलिंग्स नहीं हुई, और लोग थोड़ी सी डीलिंग्स के ऊपर उनको वो गोरों के साथ जो डीलिंग्स कर रहे होते हैं तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर आप, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अपने पास हम VPS वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, और हम हमारे पास मोबाइल सिम वगैरह जो होती है बाहर से रिलेटेड एक होती है, तो हम उस तरह भी उनको कांटेक्ट कर रहे होते हैं। और इंग्लिश में वो लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, और तो हम वो चाइनीज़ में ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम ट्रांसलेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा। अगर किसी को चाइनीज़ आती है या किसी के जानने वाले, तो उसको बहुत बड़ा एज हो जाता है, वो फिर उसके साथ ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है। बेसिकली हमारा अभी जो मकसद होता है, पहला मकसद ये होता है कि हम चाइना जाए बगैर जो हैं इधर से सोर्स करके दिखाएं चीज़। मगर अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप चाइना भी जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा जो ऑर्डर जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है हमारी ज़्यादा है, और हमने ज़्यादा स्केल के ऊपर पहली दफ़ा में 6 मंथ्स या 4 मंथ्स का हमने इन्वेंट्री जो है मंगवानी है, तो फिर रिकमेंडेड है कि हम लोग जाएं, उधर जाके फैक्ट्री विज़िट करें। वहाँ पे प्राइसेस जो हैं और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं जब आप आमने सामने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे एजेंट्स भी मिल जाते हैं जो आपके साथ ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो आपको हेल्प आउट करते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय करने के ऊपर। मगर उनको भी पता चलता है कि ये सीरियस बायर है जो सीरियस बायर जो यहाँ पे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और उनके फेयर्स लगते हैं, कैंटन फेयर है या बहुत बड़े बड़े फेयर्स लगते हैं, और वहाँ पे उनके लगे हुए होते हैं। अच्छा सर, अभी आपने बात की है कि जो पाकिस्तानी है, जब चाइना वाले भी देखते हैं पाकिस्तान का IP एड्रेस है, चाइना वाले देखते हैं पाकिस्तान का फ्लैग है, तो वो इनको थोड़ा सा शेकी से होते हैं इनके साथ बिजनेस करने के लिए। और पहले इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जब हम पाकिस्तान का अकाउंट बनाते हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हैं, तो वो अजीब सा बिहेव करते हैं और फौरी तौर पे अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। मगर मैंने देखा है कि जितनी स्किल्स पाकिस्तान में है, जितना फ्रीलांसर, ऑनेस्ट फ्रीलांसर पाकिस्तान में है, मैंने बहुत कम देखा है। मैंने एक दिन फ्रीलांसर की वेबसाइट को खोला। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी हायर करता हूँ। पाकिस्तानी में क्यों हायर करता हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तानी को मैं एक तो ये कि बड़े अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ चीज़ों को। पाकिस्तानी को मैं चूज़ करता हूँ। मैंने देखा, मैंने बैकलिंकिंग का एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने किसी को देना था। मैंने कंट्री वाइज की लिस्ट आती है फाइवर में, कंट्री वाइज देखा, जो बैकलिंकिंग पाकिस्तान की है वो 9000 फ्रीलांसर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और दूसरे जो बांग्लादेश, इंडिया, दूसरे जो कंट्री हैं, किसी पे 2000, किसी पे 1500। तो ये पाकिस्तान का एक्चुअली मेरा ख्याल ये है कि लोग शायद जो प्रीवियस जो चीज़ें हैं या जो पास्ट है उसको देखते हुए गालबन, और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो स्किल सेट है, स्किल लेवल है, ये बहुत ही हाई है। और मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त लगेगा ये पूरी की पूरी दुनिया में हमें अपना आप बनवाने के लिए, क्योंकि ऑनेस्टी की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है। वो या तो ये है कि जिसे कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी गंदी मछलियाँ भी आ जाती हैं, तो उनकी वजह से हमारा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान का स्किल सेट लेवल बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसी तरह है। ये पुराना परसेप्शन इस तरह था, और जो अब जो चेंज हो रहा है, जो यंग जनरेशन जो है, काफ़ी इस चीज़ के ऊपर जो काम हो रहा है। और मतलब अब मैंने ये देखा है कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को प्रेफर किया जाता है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को, फ्रीलांसिंग में बहुत सारा अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान बहुत टॉप पे जा रहा है, टॉप जा रहा है। और पहले परसेप्शन था इस तरह का थोड़ा, अब वो यंग जनरेशन ने बहुत ज़्यादा चेंज किया ये परसेप्शन, और अब पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू, और इंशाल्लाह ये माइंडसेट चेंज होगा, और एथिकली अब हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। यंग जनरेशन जो है ये इन चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिस तरह काम हो, वो हर जगह होता है, 1-2% जो है ऊपर नीचे, वो बहुत सारे लोगों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जी, लेकिन क्या आप बात मुकम्मल कर लें? लेकिन जो है ये चीज़ चेंज हो रही है, और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगली जो गुफ्तगू है वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन।
जी, तैमूर साहब ये बात बताएं कि जब हम प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं और उनके साथ हम गुफ्तगू कर लेते हैं, अगला स्टेप क्या होता है जब हमने एक प्रोडक्ट वहाँ पे सिलेक्शन कर ली? अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट को जो है पहले जब हमने बारगेन कर लिया, प्राइस हमारे ऊपर फिट हो गई 2-3 बायर्स की, फिर हम बहुत सारी चीज़ें और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन ये है कि उसके बाद हम ये करते हैं कि हम सैम्पल्स मंगवाते हैं कि हम इस तरह के क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट बना रहे हैं और अब उसके सैम्पल्स मंगवाते हैं, हम अपने पास सैम्पल्स मंगवाते हैं कि एक्चुअली फ़िज़िकली टच करके हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से हो। तो वो जो सैंपल्स हैं वो पेड होते हैं? वो पेड होते हैं। सैंपल की प्राइस और होती है? सैंपल की प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो थोड़े यूनिट्स होते हैं, 2-3 यूनिट्स में होते हैं। फिर हम उसको अपने पास मंगवाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है जो शिपमेंट्स के ऊपर जो है हमारे पास शिपमेंट आती है। उसके बाद हम ये करते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो है हम टेस्ट करते हैं, बल्कि हम उसको पूरी तरह से टेस्ट करते हैं कि वो टूटता तो नहीं है, वो कितना यूज़ होता है, यूज़ करके देखते हैं उसको, हम उसकी यूज़र बनकर उसको देखते हैं और हम इर्द गिर्द से उसके बारे में थोड़े से कमेंट्स लेते हैं, अपनी फैमिली में कमेंट्स लेते हैं या डिफरेंट लोगों में कमेंट्स लेते हैं, उसका देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल का है, उसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कोई यूज़ करने का टाइम फ्रेम भी होता है कि इतना अर्सा हमने इसको यूज़ करके देखना है? कुछ देख लेते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट है। तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं वो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी लेवल है, जब आप उन्हें बल्क ऑर्डर करते हैं तो वो ना हाँ, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा इन लाइन, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं उसमें आगे डिस्कस करूँगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम इस स्टेज के ऊपर जो है उस प्रोडक्ट को हम पहले, जैसे अगर फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है तो हम उसको पहन के धो के हम इस तरह से टेस्ट करते हैं कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, हमें पता लग जाती है कलर्स की और ये सारी चीज़ें एक्चुअल, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि प्रोडक्ट पिक्चर्स में और तरह नज़र आ रहा होता है और जब हम मंगवाते हैं अपने पास तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें हम इस स्टेज के ऊपर हम ये देखते हैं। फिर जब हम ये चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, फाइनल हो जाती हैं कि हमने ये प्रोडक्ट इस क्वांटिटी में अब लेना है, तो फिर हम जो है अब फाइनल ऑर्डर्स की तरफ चलते हैं और फिर दोबारा बारगेनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो बारगेनिंग होती है, जिस तरीके से मैंने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पे बारगेनिंग करके आपने प्रोडक्ट का है, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम इतने प्राइस डिस्काउंट कर देते हैं, तो ये क्या श्योरिटी है कि जो प्राइस डिस्काउंट करेंगे और जो आप चीज़ें मंगवाएंगे तो वो सेम ही होंगी? अच्छा, अब इसमें फिर हम यूज़ करते हैं कि मैं इसलिए कहता हूँ कि चाइना वगैरह में जो सोर्स हम जो करते हैं वो बड़ी काफ़ी डेवलप्ड सोर्सेज हैं, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज दे रही होती हैं। अब हम उनको हायर करते हैं, वो क्या करती हैं कि वो जो फैक्ट्री में जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जाकर और पहले वो हमारे लिए फैक्ट्री इंस्पेक्ट करती हैं कि हमने देखा कि फैक्ट्री थी 50 एम्प्लॉयज़ की थी, इतनी बड़ी थी, अभी पहले तो हमने अकाउंट में देखा, अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन गई, उन्होंने एक्चुअली जाके देखा और वो उन्होंने रिपोर्ट जनरेट की कि ये फैक्ट्री वाकई में इतनी बड़ी थी, उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये इस स्पॉट के ऊपर है, ये इंस्पेक्शन होती है। वो कुछ चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट के ऊपर या डिफरेंट उनके पैकेजेस होते हैं। अब फिर जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है तो वो फिर डिफरेंट लेवल के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट इनिशियल लेवल के ऊपर कुछ आपके प्रोडक्ट्स बने हैं तो तब जाके इंस्पेक्ट करते हैं कि जो हमने उनको क्राइटेरिया दिया था ये उसके बराबर है या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मिड में जाके चेक करते हैं और टाइम के ऊपर हो रहा है कि नहीं। फिर एंड के ऊपर जाके देखते हैं कि अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इतना बना है, उसकी पैकेजिंग किस तरह की हो रही है, किस तरह के डब्बे जो हैं वो, क्योंकि पैकिंग के ऊपर भी प्राइस डिफरेंस आ जाता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ग्रामिश का फर्क हो तो वो डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि जो हाई रेटिंग की कंपनीज होती हैं वो यूजुअली कोई किस्म का घपला नहीं करती है ना? हाँ, यूजुअली नहीं करती, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस करना होता है, उनके लिए हम कोई स्पेशल क्लाइंट नहीं है, हर क्लाइंट उनके लिए स्पेशल है। बिल्कुल। और इस तरह की हम जो ये कंपनीज, ये जो वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं, इनका एक और अलीबाबा वगैरह और ये जो 1688 है, इसका ये भी फ़ायदा है कि पेमेंट मेथड्स जो हैं, पेमेंट, अब उसमें भी जो है एक चीज़ होती है ट्रेड एश्योरेंस। उनका ट्रेड एश्योरेंस होता है कि वो 1-2% या 3% चार्ज ज़्यादा करते हैं हमसे,
लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर और हमारी क्वांटिटी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर हमें एश्योरेंस देते हैं। और एश्योरेंस ये देते हैं कि अगर हमारी ये चीज़ वैसे नहीं हुई तो हमें मे बी दोबारा बना के देंगे, या प्रोडक्ट हम वापस रिटर्न कर सकते हैं, तो ये तो बहुत या पैसे वापस हो सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। हम पहले जब प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो 20-30% एडवांस देते हैं और वो हमारा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हर डिफरेंट डीलिंग्स होती हैं, आपको पता है डिफरेंट डीलिंग्स होती हैं। फिर जब एंड होता है तो फिर हम पूरी पेमेंट देते हैं आफ्टर लास्ट इंस्पेक्शन। ये हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ होता है कि हमने इस जगह पे इंस्पेक्शन देनी है और ऐसा होगा तो हम फिर वैसे पैसे देंगे। मगर वो जो पेमेंट आप एट द एंड देते हैं वो भी आप उसको एस्क्रू करते हैं ना पहले? एक्सक्लूड एस्क्रो मतलब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उन्हें पेमेंट देते हैं ना, जिस तरीके से हाँ, हम बैंक ट्रेड की- एश्योरेंस के ज़रिए देते डायरेक्ट उन्हीं को है, लेकिन उसमें जो हमारा मीडिएटर होता है वो अली बाबा खुद ट्रेड एश्योरेंस होता है। अच्छा, वो पहले वो पैसे रख लेता, इधर से भी वो प्रोडक्ट को देखेगा, जब वो प्रोडक्ट हमें पहुंचेगा फिर वो अपनी पार्टी को रिलीज कर, पहुंचता नहीं, प्रोडक्ट तो पहुंचता है। मतलब हमारी इंस्पेक्शन जब क्लियर हो जाएगी, जब हमारा इंस्पेक्शन वाली जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है वो हमें ओके की रिपोर्ट दे देंगे तो वो पेमेंट रिलीज हाँ, वो पेमेंट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेमेंट तो आपने रिलीज कर दी, उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो चली गई मार्केट में सेल भी हो गई। जब पता चला पहला ऑर्डर आपको आया, पहला ऑर्डर में आपको बैड कमेंट आ गए कि ये प्रोडक्ट तो ठीक है ही नहीं, फिर क्या करते हैं? अब वो डिपेंड करता है, एक फेक रिव्यूज़ हो सकते हैं, या फिर अगर सही किस्म का किसी की क्वालिटी के ऊपर रिव्यू आया तो फिर तो हमारी एंड के ऊपर इसी की तो स्पेशलिटी होती है, जो हमारी एजेंसीज काम कर रही होती हैं इसी के ऊपर मेक श्योर कर रही होती हैं कि हमने इन चीज़ को मेक श्योर करना है कि ऐसे ना हो। आपको वो फिर कंपनसेट करते? वो कंपनसेट करते हैं अगर उनके साथ पहले हमारा कुछ परसेंटेज का हुआ हो कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा हुआ हो कि फॉर एग्जांपल इतने परसेंट से ऊपर जो है डैमेज नहीं जाएगा, क्योंकि जाते हुए भी डैमेज हो सकता है, शिप्स में भी डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट। तो अगर खुदा ना खास्ता शिपमेंट जाते जाते अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है और उसका क्या करते हैं आप? उसके लिए इंश्योरेंसेस भी होती हैं, और अगर कोई रिस्क ले तो रिस्क लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस लाजमी करवाते हैं। अब कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं भी करवाते। जो नहीं करवाते और जो करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसको $20,000 की एक प्रोडक्ट आपने शिपमेंट की है, तो अंदाज़न उस पर कितना आ जाएगा इंश्योरेंस का खर्चा? कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, कॉस्ट जो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वही 2-3-4-5% के करीब जो है कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो तो आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जब बड़ी शिपमेंट्स हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हम लोग जो हैं उसकी इंश्योरेंस करवा लें। कितनी बड़ी शिपमेंट पे इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है? ये हर किसी की रिस्क एपेटाइट है, हर बिजनेसमैन की डिफरेंट रिस्क एपेटाइट है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैसे अली बाबा का या किसी और का कोई ये नहीं है कि आप जितनी मर्जी बेशक करवाएं या ना करवाएं इंश्योरेंस? बिल्कुल, वो उसका नहीं है। जितनी हाँ, मर्जी अगर आपका कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो आपको जो प्राइस दे रहा है, जो पहुंच दे रहा है वहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच दे रहा है, तब उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसकी फैक्ट्री से उठा रहे हैं तो वो अपनी फैक्ट्री तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है। मुझे चंद ऐसे क्वेश्चंस बताएं जो हमें सोर्सिंग करते वक्त कंपनी से पूछने चाहिए। अच्छा, टॉप क्वेश्चंस। एक, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि टाइम लीड जो है वो डिफ़ाइन करेगा ये चीज़, हमें अंदाज़ा देगा कि हमारा अगर माल जो 15 दिनों में अगर उन्होंने कहा है कि हम बना के देंगे या 1 मंथ में बना के देंगे, तो ये इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये 1 मंथ में बना के देंगे। फिर हम आगे ख्याल रखते हैं कि उनकी कोई छुट्टियां नहीं आ रही, ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं। नहीं, उनसे आप पूछते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन हमें पता होती हैं ये चीज़ें, हम ये चीज़ें गूगल सर्च करते हैं। बताइए जो टॉप नॉच क्वेश्चन एक तो हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसके ऊपर, और फिर हम इस तरह के रिस्क वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ऐसे हो जाए तो फिर आप लोग क्या कंपनसेट करोगे। मसलन कि अगर प्रोडक्ट जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ डैमेजेस निकल आए तो फिर आप क्या करोगे, आपकी क्या पॉलिसी है? इसका मतलब है कि अगर आपने 10,000 प्रोडक्ट का कहा है तो वो 10,000 ही भेजेंगे या कि थोड़ी सी ऊपर? नहीं, उतनी। हमारी जब इंस्पेक्शन होगी तो उसमें इंस्पेक्शन वालों की जिम्मेवारी होगी कि वो काउंट करेंगे।
कि हमारे इतने प्रोडक्ट्स निकले हैं, उस क्राइटेरिया के ऊपर निकले हैं, वो तो हम एक चीज़ ये भी देखते हैं। फिर ये होता है कि जब हम 2, 4, 5 डील्स कर लेते हैं एक फैक्ट्री के साथ, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में भी हमारा इसी तरह ये होता है, एक जब आपका ट्रस्ट लेवल फिर हम इंस्पेक्शन वाली जो है इतना कभी नहीं यूज़ करते, कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते, क्योंकि अब हमारा फैक्ट्री के ऊपर जो है ट्रस्ट बन गया। तो ये भी होता है, लेकिन शुरू में जो है हाईली रिकमेंडेड कि हम इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये आपके दो मेजर क्वेश्चन। दो मेजर इसके क्वेश्चन। अलावा कोई और क्वेश्चन है जो आप समझते हैं कि ये लाजमी आप पूछें अगर सोर्सिंग करनी है, अदरवाइज आपको नुकसान हाँ, होगा? क्वालिटी के ऊपर, और हम ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इसको किसी डिफरेंट क्वालिटी में बनाया जा सकता है। ये भी एक टेस्ट होता है कि हम उनको खुद से जान के कहते हैं कि हम आप इसको लो क्वालिटी में बना के दे सकते हो, ठीक है, उसकी क्या प्राइस है, हाँ बना, तो फिर हमें वो चीज़ें अंदाजा, तो इस तरह से भी हम चीज़ को देखते हैं। मगर उधर तो कंपनीज जो होती हैं वो तो ऐसे ही करती हैं, आप जितने पैसे देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी। अगर आप उन्हें अच्छे पैसे देंगे वो अच्छी क्वालिटी बनाएंगी, पैसे डिक्रीज़ करते रहेंगे, क्वालिटी भी डिक्रीज़ होती रहेगी, तो वो कंपनी तो यस में जवाब देगी ना कि जी हम बना के दे सकते हैं। नहीं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो उनका ये होता है कि वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते, वो नाम बना रहे होते हैं, वो पहले से सेल कर रहे होते हैं, तो वो फिर लो क्वालिटी नहीं बना रहे होते, वो कम डैमेज माल दे रहे होते हैं, कम लो क्वालिटी माल नहीं इतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट है, फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिफरेंट है। तो हम ये पूछ के क्वेश्चंस एज इट इज़ ये बहुत ज़्यादा करते हैं, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा पता चले। अब ये देखें कि पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी मार्केट है कॉटन की। पाकिस्तान बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर है कॉटन का। तो आप तसव्वुर करते हैं कि जब अगर कॉटन की कोई, अगर आपने चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, उनकी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो यू मस्ट हैव टू कंसिडर पाकिस्तान फर्स्ट? ये भी अब थोड़ा सा जो टेक्सटाइल है वो डिफरेंट भी हो गया है। जो हम कॉटन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा आर्टिफिशियल अंदाज में चीज़ें। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, पाकिस्तान के मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पाकिस्तान से टेक्सटाइल से अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो खुद मैन्युफैक्चरर वो खुद ही सेल कर रहे हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि क्या हम उनसे प्रोडक्ट लेकर खुद सेल कर सकते हैं? बिल्कुल डिफरेंट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लेस कम्पिटिटिव है और हम, या फिर नहीं भी है, तो अगर हमारे पास बजट उतना है उसको लॉन्च करने का, तो फिर ऑब्वियसली हम यहाँ से भी सोर्स करके हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। किन चीज़ों को आप समझते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छी सोर्सेज चाइना से हो सकती हैं? कौन सी ऐसी हैं जो बहुत अच्छी सोर्स पाकिस्तान से हो सकती है? कोई अच्छा, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि हम इस तरह, मैं कैटेगराइज करूँगा कि वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में ईज़िली जो मैन्युफैक्चर होते हैं, और वहाँ पे वही बात है कि कम लेस कम्पिटिटिव हैं और प्राइस हम compete कर सकते हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो मेच्योर हैं कि वो टाइम लीड और वो बाकी चीज़ें पूरी कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बिजली का प्रॉब्लम, कभी वो वाले फैक्टर्स भी बीच में आ जाते हैं, लेबर्स, हड़ताल या कोई इस तरह की चीज़, तो वहाँ पे आपका माल रुक सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं, ये रिस्क को हमने आइडेंटिफाई ज़रूर करना होता है, कि देखना होता है कि भाई ये क्या चीज़ें होंगी, और फैक्ट्री की कैपेसिटी इतनी है कि हमें वो बार बार वो प्रोडक्ट जो है इतना प्रोड्यूस करके दे सकती है। ये आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बात करते हैं। टेक्सटाइल एंड डिफरेंट, पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट्स जा रहे हैं जो छोटे होते हैं, नाइफ्स जो हैं वो बहुत जा रही हैं, कटलरी यहाँ से बन के जाती है डिफरेंट एरिया से। गुजरांवाला की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, गुजरांवाला के प्रोडक्ट्स हैं। लेदर की जैकेट्स बहुत पाकिस्तान की जाती हैं, वो बिकती हैं, बहुत ज़्यादा जा रही हैं। लेदर के जिस तरह वॉलेट्स हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हम लेदर में या टेक्सटाइल में चाइना को कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं? कम्पीट अभी हम आई डोंट थिंक सो, लाइक मेरे पास अभी फिगर्स तो नहीं है, लेकिन कम्पीट आई डोंट थिंक सो हम कोई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कम्पीट करने की, चीज़ों की इंक्रीज़ करने की। उसमें तो फ़र्क आ जाएगा ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का। हो सकता है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल हमारी है, वो बहुत टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी हों, उनकी टेक्सटाइल की थोड़ी सी क्वालिटी लो हो, या हो सकता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो।
और प्राइस को वो बहुत अच्छे तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिज़नेस में रेसिपी चलती है कि हर चीज़ की मिकदार होनी चाहिए, ठीक कि अगर हमारे पास एक चीज़ है और दूसरी चीज़ नहीं है तो वो नहीं इतना अच्छा। हमें प्राइस भी compete करनी है, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी compete, खाली क्वालिटी के ऊपर भी कोई नहीं बाय करेगा, उसको एक रीज़नेबल प्राइस भी चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ है, क्वांटिटी भी हमारी यहाँ पे उतनी प्रोड्यूस हो सके, तो ये बाकी शिपमेंट टाइम के ऊपर टाइमली वहाँ पे पहुँचे भी सही, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमने देखने। तो आप ये सारी प्रोडक्ट्स को अलीबाबा पे भी सेल कर सकते हैं? हाँ, जो एज अ फैक्ट्री ऑनर, एज अ फैक्ट्री ओनर? जी जी, अलीबाबा पे अकाउंट्स बनते हैं, अलीबाबा पे अकाउंट्स बनते हैं और वो वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और डिफरेंट लोगों को। ठीक है तैमूर साहब, आपने पूरे पाकिस्तान को लगा दिया सेलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? अच्छा, अब इसमें ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले एक दफ़ा हमने सेलिंग वाला सिस्टम जब हम मेच्योर कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ABC वो हैं, वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं, अभी उनकी 5000 की सेल्स है, 10,000 की हुई, $20,000 की सेल्स हो गई, अब वो सेलिंग साइड उनकी बहुत अच्छी हो गई। अब अगर वो समझते हैं कि अगर वो एक छोटा प्लांट पाकिस्तान में लगा के उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो इजीली प्रोड्यूस जो है मैन्युफैक्चर करके चाइना से इंपोर्ट करके मशीनरी या इधर मशीनरी बनाकर तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उनके पास सेलिंग साइड है, अब वो जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही पहले से स्टार्ट कर देते तो फिर सेलर कौन होता और फिर हम हमारे लिए compete करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता, तो वो एक लेंथी प्रोसेस भी हो जाता, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लेंथी प्रोसेस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अभी अगर $15,000 का अगर हम माइक्रो PL लॉन्च या $10,000 का लॉन्च कर सकते हैं, पूरा एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं तो फैक्ट्री हमारी जो है वो करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे नहीं लगेगी, या इससे भी आपके लगेगी, फिर वो रिसोर्सेज चाहिए। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जल्दी से हम अपना बिजनेस खड़ा करें और बिजनेस जब खड़ा हो जाएगा फिर मैन्युफैक्चरिंग फिर लोग आपको खुद बना के देंगे या आपके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। होता यही है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो रिसोर्सिंग होती है, जो फ्रीलांसिंग होती है या रिसोर्सिंग होती है, आउटसोर्स जब करवाते हैं तो वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव भी पड़ती है, आपको लेस कॉस्ट भी पड़ती है। जिस तरीके से आईफोन देखें मेड इन चाइना, हालांकि आईफोन है, इसकी एक चीज़ जो है अलग-अलग चाइना में बनती है, वो एक फैक्ट्री के पास एक फैक्ट्री पर। अदरवाइज क्या एप्पल अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता? लगा सकता है, मगर ये कि आउटसोर्सिंग बड़ी मेहनत और कॉस्ट भी और स्किल डेवलपमेंट। अगर हम अब अगर इधर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करें तो हमें टाइम लगेगा, स्किल डेवलपमेंट करनी करेगी, लेबर भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या वो ना करें, इधर ही खड़े रहें, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो तो करें, वो भी करना चाहिए, पैरेलली वो स्टार्ट करें। बिल्कुल, ऑब्वियसली फिर ऐसा होगा कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उस वक्त आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं वो भी ज़्यादा बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आज तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है सोर्सिंग के हवाले से। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम को देखा, आप ये सोर्सिंग के हवाले से आपने इस जो प्रोग्राम में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे, ये हम वो क्वेश्चन इसमें बता रहे थे कि जो आपके जहनों में है। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है तो अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ हमारा एक फ़ोन नंबर भी यहाँ पे चल रहा है, व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप को आप यूज़ करें और हमें मैसेज भेजें। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे उनके तमाम सवालात के जवाब हम दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।